जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो पीक रेजोल्यूशन होता है, जो आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, ये क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आपके ये ठीक तरीके से नहीं आ रहा हो, आपका पीक के दरमियान रेजोल्यूशन नहीं आ रहा हो, तो फिर आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो का फोकस ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा तो किन पॉइंट्स की तरफ आपको जाना चाहिए, जिससे कि आप अपने पीक रेजोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली रेजोल्यूशन है क्या और इसका रोल क्या है आपके एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैन्युअली या सिस्टम से, और बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर क्या है। ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करता हूँ। और अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा तो आपको किस तरफ जाना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो रेजोल्यूशन है ये बेसिकली है ये कि आपकी जो दो पीक्स होती हैं, आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, समटाइम्स बहुत सारे कंपाउंड्स आपके पास होते हैं जो आप वन गो में निकाल रहे होते हैं। उन पीक्स के दरमियान डिफरेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स है, जो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आपकी पीक हाउ दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर इन अ बेस्ट वे, किस तरीके से वो एक दूसरे से सही तरीके से सेपरेट हुई है और उनके दरमियान पर्टिकुलर रेजोल्यूशन आया जो आपके कॉलम की परफॉर्मेंस को और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी शो करता है कि इट मीन्स कि आपकी एनालिसिस ठीक जा रही है, आपका पीक सिमेट्रिकल आ रहा है और रेजोल्यूशन आपका परफेक्ट है। ये समटाइम रेजोल्यूशन आपको रिकमेंडेड होता है कि इसके अंदर आना चाहिए, लिमिट इसकी डिफाइन होती है फार्माकोपिया में, और कुछ कंपाउंड्स के लिए डिफाइन है कि ये इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये समटाइम ऐसा भी होता है कि ये रेजोल्यूशन ठीक नहीं आ रहा होता आपका, तो फिर आपको क्या क्राइटेरिया, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी देखें, अगर आपके प्रॉब्लम हो रहा है कि आपका रेजोल्यूशन ठीक नहीं आ रहा है, पीक मर्ज हो रही है, बहुत कम रेजोल्यूशन आ रहा है, जो रिकमेंडेड है रेजोल्यूशन आपको दिया हुआ है फार्माकोपिया में या जो आपके मेथड में, वो ठीक नहीं आ रहा, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए। इसमें बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि अपने कॉलम की आप लेंथ को इंक्रीज करें। जो आपकी कॉलम की लेंथ है, अगर आप 100 ml के कॉलम पे काम कर रहे हैं या 150 ml के कॉलम पे काम कर रहे हैं, तो उसको आप 250 पे ले जाए या 100 पे ले जाए। तो इससे क्या होता है कि कॉलम की लेंथ इंक्रीज करने से चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पीक का जो रेजोल्यूशन जो मर्ज हो रहा है वो परफेक्ट आ जाए, थोड़ा उनमें गैप आ जाए, डिस्टेंस अच्छा आ जाए और आपकी लिमिट के अंदर आ जाए, ठीक है। पहला पॉइंट ये। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉलम का टेम्परेचर इंक्रीज करें। आपका जो कॉलम टेम्परेचर, लेट सपोज आप एम्बिएंट पे काम कर रहे थे, तो आप उसको 27 डिग्री पे ले जाए, या आप उसको 30 डिग्री पे ले जाए, या उसको 35 डिग्री पे ले जाए, जिसमें एक्सेप्टेबल हो। बहुत ज्यादा हाई है वो ले जाए, ऐसा ना हो, लेकिन एक स्पेसिफिक लिमिट तक थोड़ा सा उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करके, रेज करके काउंटर करते हैं, जिससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। जैसे आप एनालिसिस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कॉलम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो आपका रेजोल्यूशन ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि आप अपने कॉलम का टेम्परेचर रेज करके देखें, मॉडिफिकेशन करेंगे मेथड के अंदर। अच्छा, तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप अपने कॉलम का जो पार्टिकल साइज है उसको रिड्यूस कर दें। लेट सपोज अगर आप 10 माइक्रोन पे काम कर रहे थे, पार्टिकल साइज कॉलम का, आपके कॉलम के ऊपर लिखा होता है 250 mm और 4.6 का डाया होता है, और आगे उसके ऊपर 10 माइक्रोन लिखा होता है या 5 माइक्रोन लिखा होता है या 3 माइक्रोन लिखा होता है। ये बेसिकली कॉलम के पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है। इसको अगर आप रिड्यूस करते हैं तो आपके इससे भी चांसेस होते हैं कि आपका जो रेजोल्यूशन है वो परफेक्ट हो जाए और पीक भी परफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। क्यों? जब पार्टिकल साइज छोटा होता है तो पीक शार्प हो जाती है और पीक की विड्थ कम हो जाती है, ब्रॉडनेस कम होती है, और ब्रॉडनेस भी कम होती है तो आपका रेजोल्यूशन ठीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये वो टेक्निकल चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर पार्टिकल साइज आप कम करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन ठीक होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगर 10 माइक्रोन का कॉलम था तो उसको आप 5 माइक्रोन पे ले जाए, 3 माइक्रोन पे ले जाए। लेकिन इसके लिए कि अगर इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को आप चेंज करते हैं, तो फिर आप वैलिडेशन के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करेंगे, फिर आप वैलिडेशन पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये जब चीज़ें चेंज की जाती है तो उस पर दूसरी जो इंप्लीमेंटेशन है वैलिडेशन वाली, वो भी लागू हो सकती है कि अगर आपने पैरामीटर चेंज किए फिर आप डेफिनेटली आपका मेथड वैलिडेट होगा। तो इस तरीके से आप अपने जो एनालिसिस है उसका, अगर रेजोल्यूशन दो पीक के दरमियान नहीं आ रहा तो आप उसको परफेक्ट कर सकते हैं 3 पॉइंट्स अप्लाई करके। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या बेस्ट क्राइटेरिया। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जो रेजोल्यूशन आपका होता है वो थ्रू सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए। जो लोग मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, फार्माकोपिया के कल्चर के अंदर नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते हैं, किसी और जगह पे कर रहे हो, लेकिन कुछ जगहों पे लोग मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, रेजोल्यूशन भी और टेलिंग फैक्टर भी, लेकिन RSG भी इवन, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है
है कि आपकी जो HPLC की सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकलती है उसके अंदर आपका RSD सिस्टम कैलकुलेट करके दे, उसके अंदर आपका टेलिंग फैक्टर सिस्टम कैलकुलेट करके दे, उस रिपोर्ट के अंदर आपका रेजोल्यूशन भी है वो थ्रू सिस्टम कैलकुलेट हो गया है, वहां पे आप फीडिंग करते हैं फॉर्मुलेशन की वॉटेवर जो भी है, तो सिस्टम के थ्रू जो RSD की रिपोर्ट या रेजोल्यूशन का पॉइंट निकल रहा होता है, रेजोल्यूशन की जो वैल्यू निकल रही होती है वो सिस्टम के थ्रू बेस्ट है। लेकिन अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी वो फॉर्मूला देख लेंगे। रेजोल्यूशन यानी RS इक्वल टू होता है 2 इंटू रिटेंशन टाइम ऑफ द सेकंड पीक, ठीक है, और रिटेंशन टाइम ऑफ द फर्स्ट पीक, इसको माइनस करेंगे यानी TR2 माइनस TR1, यानी दो आपके पास रिटेंशन टाइम होता है पीक 1 का और पीक 2 का, पीक 2 के रिटेंशन टाइम में से पीक 1 का रिटेंशन टाइम माइनस करते हैं, ये ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे ब्रैकेट के नीचे आ जाते हैं, उसके अंदर एक होता है विड्थ ऑफ द पीक B1 और विड्थ प्लस कर देंगे विड्थ ऑफ द पीक B2 यानी B1 और B2 को आपस में प्लस कर देते हैं, उनका जो पीक विड्थ का जो एरिया होता है दो पीक का उनको प्लस करते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप मैन्युअली रेजोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपका सिस्टम सूटेबिलिटी नहीं दे रहा लेकिन तो इससे बहुत सी जगहों पे कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो आई होप के कॉन्सेप्ट मिला होगा, बेसिकली रेजोल्यूशन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर ठीक नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए और किस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं, आपको वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जरूर चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।